So, welcome to Medify. Let's start microbiology. In microbiology, today we'll start some miscellaneous topics that are important for a university examination and need PG. So, the first topic is brucellosis, second is leptospirosis, and third is borreliosis. First, we start brucellosis. What is brucellosis? देखो जो ब्रुसेलोसिस होता है वो कॉज कर रहा है तो ब्रुसेला कॉज करेगा ठीक है ब्रुसेला इज एन ऑब्लिगेट एरोबिक फास्टिडियस स्मॉल और ग्राम नेगेटिव ये रखना क्या क्या होता है ये ब्रुसेला इज अ एरोबिक सबसे ज्यादा एरोबिक है फास्टिडियस है फास्टिडियस कैसे निकाला फास्टिडियस निकाला अपन ने बाय जील नेल्सन चेन से अपन ने पता चला कि भैया एसिड फास्ट है कि नॉन एसिड फास्ट है तो भैया फास्टिडियस देन ग्राम नेगेटिव कोको बेसिला है ना ये बेसिला है ना कोकस है दोनों का मिक्सचर आते हैं जब इसकी माइक्रोस्कोपी देखते हैं तो देन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली कंटेजियस फिब्राइल इलनेस ये हाईली कंटेजियस फिब्राइल इलनेस कराती है फिब्राइल इलनेस क्या होता है फिब्राइल इलनेस सिंपली हाई फीवर होता है याद रखना ना फिब्राइल इलनेस मतलब हाई फीवर लेकिन चलो दिमाग में क्लियर है कॉल्ड एज ब्रुसेलोसिस बात करते हैं माल्टा फीवर की अभी व्हाट इज माल्टा फीवर देखो माल्टा फीवर एक टर्म होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है फॉर 2 नंबर्स क्वेश्चन यस 2 नंबर क्वेश्चन में माल्टा फीवर पूछा जा सकता है कि माल्टा फीवर क्या है जल्दी बताओ तो देखो इसको मैं लिख के बताऊँ उनको माल्टा फीवर क्या होता है हाँ माल्टा फीवर क्या होता है कि जब इसको ढूंढा गया था बाय सर डेविड ब्रुसेला जब इसको ढूंढा गया था बाय सर डेविड ब्रुसेला तो जहाँ पे ये मिला था और जो ये डिसीज थी जो स्पीशीज से मिली थी जो स्पीशीज थी ब्रुसेला की वो थी तुम्हारी ब्रुसेला जस्ट अ सेकेंड ब्रुसेला मेलिटिनिस यस मेलिटेनेसिस ब्रुसेला मेलिटेनेसिस और इसके साथ साथ जहाँ ये मिला था वो है माल्टा आइसलैंड वो था माल्टा आइसलैंड तो पहले की ये एक हाइपोथेसिस थी किसी भी माल्टा आइसलैंड पे मिलता है ये इस टाइप का फीवर जो कि ब्रुसेला मेलिटेनेसिस से कॉज होता है इसलिए इसका नाम माल्टा फीवर रखा गया था नेक्स्ट इज व्हाट आर क्लासिफिकेशंस ऑफ दिस ब्रुसेलोसिस तो ब्रुसेलोसिस क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे तो ये सिंपल डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज से हुआ है इट इज नोमेन सिस्टम और नोमेन स्पीशी इसको अपन नोमेन सिस्टम नोमेन स्पीशी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं नोमेन स्पीशी अलग अलग स्पीशीज से क्लासीफाई करा गया है ब्रुसेला को देखो 3 मेन स्पीशी होती है बी मतलब ब्रुसेला मेलिटेनेसिस देन ब्रुसेला एबॉर्टस and last is Brucella Ceus. Now बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इज एंटीजेनिक स्ट्रक्चर व्हाट आर एंटी देखो अगर मैं तुमको बोलूँ कि एंटीजन क्या होता है तो देखो एंटीजन क्या होता है वो प्रोटीन जो कि किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से आया हो अपनी बॉडी के अंदर उसको एंटीजन बोलेंगे ठीक है और व्हाट इज एंटीबॉडी जो उसके खिलाफ बनी है वो एंटीबॉडी है ठीक है तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या है याद रखना इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है पहली बात तो है ना लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है जिसमें इसके 2 टाइप होते हैं या तो ये एम टाइप का हो सकता है तो या तो हो सकता है ए टाइप का या तो एम टाइप का हो सकता है या तो हो सकता है ए टाइप का एम टाइप किसमें मिलता है ब्रुसेला मेलिटोनोसिस में ब्रुसेला मेलिटिनेसिस में मिलता है जो ए टाइप का होता है वो मिलता है ब्रुसेला एबॉर्टस में ब्रुसेला एबॉर्टस और जो तीसरा वाला बचा है अपना ब्रुसेला सियस इसमें या तो ए या तो बी दोनों मिल सकता है ए दोनों नहीं मिलेगा रखना या तो ए या तो बी ब्रुसेला सियस में नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस क्या कहती है रखना कि जो ब्रुसेलोसिस होता है वो मोस्ट पैथोजेनिक ब्रुसेलोस या ब्रुसेला मेलिटेनेसिस की सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक स्पीशी होती है ब्रुसेला की जिसके बाद में अपना आता है ब्रुसेला एबॉर्टस और उसके बाद में आता है ब्रुसेला सियस ह्यूमन इन्फेक्शन किस में होते हैं मेनली बिला तो वो रेयर होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ये जानवरों को अफेक्ट करते हैं जैसे कि काऊ हो गया है ना शिप हो गई इन सबको अफेक्ट करता है तो एक्सट्रीमली बहुत रेयर होता है अपना ह्यूमंस में ह्यूमन इन्फेक्शन नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट ट्रांसमिशन तो ट्रांसमिशन में ब्रुसेलोसिस जो होता है वो जूनोटिक होता है क्या होता है जूनोटिक ट्रांसमिशन अब जूनोटिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है मतलब ये जो है ये ट्रांसमिट होता है अलग अलग तरीकों से अब सुनना कैसे जैसे सबसे पहला अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो ये हो सकता है फूड बॉर्न से है ना मतलब जो अनपास्चराइज ड्रिंकिंग वाटर होता है या तुम्हारा रॉ डेयरी प्रोडक्ट होता है अनपास्चराइज डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें हो सकता है तो फूड बॉर्न होता है ये फूड बॉर्न ठीक है नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है किसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ह्यूमन का एनिमल से फॉर सपोज किसी कोई गाय जो इंडिया में बहुत फेमस है गौमूत्र लेना ठीक है तो फॉर सपोज इन्फेक्टेड गाय थी और इन्फेक्टेड गाय का गौमूत्र इंसान के हाथ पर लग गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से वो ब्रुसेला अपनी बॉडी के अंदर आके अपने को फिट कर सकता है ठीक है
तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तीसरा इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है भाई एयरबॉर्न, एरोसोल, एरोसोल एयरबॉर्न। जो गौशाला जो गौशालास बनी होती है, अगर वहाँ पे जाएंगे और अगर इन्फेक्टेड गाय हुए वहाँ पे, तो वो आसपास वाली गाय को इन्फेक्ट कर देगी, और जब ज़्यादा गाय इन्फेक्ट हो जाएगी तो उसके एयर में ब्रुसेला घूमने लग जाएगा, एयरबॉर्न। नेक्स्ट, स्प्रेड कैसे होता है? तो इसका स्प्रेड सिंपल है भैया। जो इनिशियल स्टेज होती है इसके इन्फेक्शन की, जो इनिशियल साइट होती है इसके इन्फेक्शन की, रुकना ध्यान से, इनिशियल लिखता हूँ। इसकी जो इनिशियल साइट होती है इन्फेक्शन की, वो होती है ब्लड स्ट्रीम। मतलब जब ये आएगा तो इसे सब ब्लड स्ट्रीम में घुसेगा, और ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, सिंपल। वो है ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम से फिर वेरियस ऑर्गन पे चले जाएगा। अब वेरियस ऑर्गन में तो कौन कौन सा ऑर्गन पे जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जाता है अपने उस पे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पे, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, मतलब लिम्फ नोड्स पे जाएगा, स्प्लीन पे जाएगा। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जिसमें तुम्हारा हो गया लिम्फ नोड और स्प्लीन, लिम्फ नोड स्प्लीन पे जाएगा। इसके अलावा किस में जाएगा? तो ये जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट लोकल टिश्यू रिस्पॉन्स। लोकल टिश्यू रिस्पॉन्स जो होता है वो तुम्हारा, मतलब ये ब्रुसेलोसिस जब कॉज होता है तो लोकल टिश्यूज का रिएक्ट करती है। फॉर सपोज अगर किसी लिम्फ नोड में तुम्हारा ब्रुसेला आ गया, तो तो लिम्फ नोड जो है वहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल आएगा, तो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होगा, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होगा। इसके साथ साथ क्रॉनिक इन्फिल्ट्रेशन भी होगा, यानी कि मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे। क्रॉनिक इन्फिल्ट्रेशन भी होगा, जिसका मतलब यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे। देन नेक्स्ट इज होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अब जो तुम्हारा होस्ट मतलब जो इंसान जिसको कॉज हुआ है ब्रुसेला, उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें उसमें कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स मेन एक्ट करेगा? सो याद रखना, सेल मीडिएट इम्यूनिटी विल बी एक्टिंग मेन। सेल मीडिएट इम्यूनिटी इसमें की रोल प्ले करती है। इम्यूनिटी प्ले प्ले की रोल, ब्रुसेलोसिस में सेल मीडिएट इम्यूनिटी की रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो याद रखना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है कि इसका पहली बात तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 हफ्ते से लेकर कुछ महीनों तक, मतलब कुछ महीनों तक तो ये तुम्हारा डेवलप ही करता रहेगा खुद को, ताकि मैं वो करूँ, इन्फेक्शन कॉज करूँ, ठीक है। एक बार जब ये शुरू हो गया है, जब ये शुरू हो जाएगा, तो ये खतरनाक चीज़ दिखाता है, जैसे कि अपना क्लासिक ट्रायड। इसके क्लासिक ट्रायड की बात कर लेते हैं। क्लासिक ट्रायड मतलब 3 चीज़ होगी। क्या क्या 3 चीज़ होगी फटाफट बताओ? सबसे पहला नाइट स्वेट होगा, ठीक है, मतलब प्रोफ्यूज नाइट, चलो बहुत सारा बस पैसा निकलेगा रात में। देन नेक्स्ट इज अर्थराइटिस एंड थर्ड इज हेपेटो हिपेटोस्प्लीनोमेगेली, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली। क्या क्या होगा? पहला इज नाइट स्वेट, प्रोफ्यूज नाइट स्वेट्स, अर्थराइटिस एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। नाउ वी टॉक अबाउट टाइफाइड लाइक इलनेस। अब टाइफाइड लाइक इलनेस क्या होता है? सिंपली जब तुम्हारा टाइफाइड में कैसे अपने पढ़ा था, टाइफाइड में जो अपने पढ़ा था कि जहाँ पे एक स्टेप लेटर पैटर्न का फीवर आता है। स्टेप लेटर पैटर्न मतलब फीवर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर वापस बढ़ने लग जाता है। लेकिन जब वो एक बार बढ़ेगा, देखा मैं तुमको एक डायग्राम बताया था मैंने तुमको, ये वाला, बढ़ा, कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। इसमें क्या हो रहा है? जो पीक है वो पहले यहाँ आई थी, फिर यहाँ आई है, फिर यहाँ आई है, मतलब पीक हमेशा ऊपर जा रही है। एंड दिस इज स्टेप लेडर पैटर्न। समझ में आया? स्टेप लेडर पैटर्न मतलब, ठीक है। तो ये स्टेप लेडर पैटर्न में होता है, इसमें भी सेम पैटर्न होता है फीवर का, टाइफाइड लाइक फीवर होता है, लेकिन इट इज लेस एक्यूट एंड लेस सीवियर। इतना सीवियर नहीं होता है ना इतना एक्यूट होता है, लेकिन हाँ पैटर्न स्टेप लेडर रहता है, सीवियर। नेक्स्ट इज म्यूकोस्केलेटल सिस्टम या सिम्टम्स। तो म्यूकोस्केलेटल सिम्टम्स में क्या अपन देखेंगे? देखो इसमें है ना वो दिखता है, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियो मतलब जो बोन सेल्स होते हैं इन्फ्लेम हो जाती है, मतलब बोन फुल जाती है। और सबसे बुरा इसमें दिखता है वर्टिबल कॉलम में, वर्टिबल ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है इसमें, ऑस्टियोमाइलिटीज होती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस। और ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन ऑस्टियोसाइट, सिंपल। और अर्थराइटिस तो बता ही दिया मैंने, ठीक है, ये भी लिख दें, स्केलेटल है ना, तो बोन से रिलेटेड होगा ऑस्टियोमाइलाइटिस और अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में भी कहाँ कहाँ होती है? हिप पे हो जाता है, ठीक है, हिप पे होगा और नी पे होगा, जहाँ जॉइंट मेन में ना, ठीक है। बात करते हैं अपन अनड्यूलेटिंग फीवर। अब व्हाट इज अनड्यूलेटिंग फीवर? अनड्यूलेटिंग फीवर मतलब कि फीवर जो है वो इसमें रिमिटेंट रहता है। रिमिटेंट फीवर मतलब फीवर बहुत समय तक रहता है, लास्ट फॉर वीक्स,
हफ्तों तक फीवर इसमें रहता है इंसान को। रिमिटेंट फीवर इसको बोलते हैं अनडिलेटिंग फीवर, मतलब फीवर जो हो रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, फीवर बार बार आ रहा है या तो फिर रह ही रहा है बॉडी में, खत्म ही नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इज अदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, इसमें सिंपली अपना हेडेक डाल दे, इसमें सिंपली डाल देना अपना हेडेक, हेडेक, ठीक है, हेडेक डाल सकते हो इसमें। और क्या डालोगे, कफ डाल दो, कफ, डायरिया, जो जिसके जो बुखार के आसपास होता रहता है, ऐसे कि अपना वेट लॉस डाल दो, ठीक है। और इसको तुम वेट लॉस डाल दिया, डायरी डाल दिया, वोमिटिंग डाल दो, ठीक है, बस बहुत। और सीएनएस में क्या होगा, याद रखना सीएनएस में डिप्रेशन हो जाएगा इसको, क्यों, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, रात में नींद पूरी नहीं हो रही, डिप्रेशन सीधा सीधा, दिमाग लगाओ, डिप्रेशन, ठीक है। और बस खत्म। देन वी टॉक अबाउट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिक ट्रायड क्या होता है, नाइट स्वेट्स, अर्थराइटिस और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, पहली चीज। सेकंड, टाइफाइड लाइक इलनेस, जो कि सेम पैटर्न होगा, कौन सा पैटर्न है, स्टेप लेडर पैटर्न, स्टेप लेडर पैटर्न फीवर होता है इसमें, और इसके साथ साथ लेस एक्यूट और लेस सीवियर है ये। देन म्यूकोस्केलेटल सिस्टम जो सिम्टम्स जो होते हैं वो ऑस्टियोमाइलिटिस और अर्थराइटिस होता है, जो कि हिप और नी में होता है। देन अनडिलेटिंग फीवर, फीवर जो है वो रिमिटेंट है, खत्म नहीं हो रहा है, लास्ट तक, हफ्तों तक लास्ट करता है वो। देन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक होता है, कफ होता है, डायरिया एंड हाइट क्या, वेट लॉस, वेट लॉस, ठीक है। और सीएनएस में डिप्रेशन आएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एपिडेमोलॉजी। व्हाट इज एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी मतलब कहाँ होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, क्या जियोग्राफी है, ये सारी इसकी पीएसएम वाली बात है। तो बात करते हैं एपिडेमोलॉजी की। जो एंडेमिक एरियाज कौन से होते हैं, याद रखना, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, अपना इंडिया सेंट्रल एशिया नहीं है, अपना इंडिया सर्दर्न एशिया है, याद रखना। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका और मेक्सिको, साउथ अमेरिका एंड मेक्सिको, तो भैया ये तुम्हारे हैं एंडेमिक एरियाज। अब यहाँ अगर जाओ तो हो सकता है कि तुम्हें ब्रुसेलोसिस हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा गाय यहाँ पे पाली जाती है, यस, यहाँ पे ज़्यादा गाय पाली जाती है, हिंदुस्तान में नहीं, सोचो। चलो नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका, याद रखना कि भैया जो इन्फेक्टेड एनिमल है, इन्फेक्टेड एनिमल का डिस्चार्ज, इन्फेक्टेड एनिमल डिस्चार्ज, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो यूरिन हो सकता है, वो मिल्क हो सकता है, वो वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, काउ डंक हो सकता है, गोबर, अगर इन्फेक्टेड काउ है तो, ठीक है। और कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट बता दिया मैंने, मतलब वो डिस्चार्ज है कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लैब डायग्नोसिस। अब तुम लैब डायग्नोसिस में क्या करोगे, तो सुनो सबसे पहली बात कि स्पेसिमेन क्या लोगे, स्पेसिमेन इज ब्लड एंड बोन मैरो, दो चीज़ लेंगे, ब्लड एंड बोन मैरो, ठीक है। अब क्या कराओगे, सबसे पहले अपन कराएंगे इसका मोटिलिटी टेस्ट, क्या कराएंगे, इसका कराएंगे अपन मोटिलिटी टेस्ट। अब ये मोटिलिटी टेस्ट होता है, इसमें इसमें सिंपली अपनी आती है कि भैया जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव जो होते हैं बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया नहीं, ऑर्गेनिज्म सही होगा, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दीज आर नॉन मोटाइल। तो क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं, अपनी वही ग्राम चेनिंग करेंगे और बता देंगे नेगेटिव है, तुम्हें समझना नॉन मोटाइल है। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट में अपन बताएंगे इसको भैया स्टैंडर्ड एसएटी, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, और टेस्ट ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज की भैया जो ब्रूसेला अपनी बॉडी के अंदर है उसके खिलाफ एंटीबॉडी रेडी है कि नहीं, तो आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो काम आती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, नॉट फॉर प्राइमरी। एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन करेंगे इसमें वीटेक एंड माल्दीटॉफ। देन मॉलिक्यूलर मेथड में आएगा पीसीआर, मॉलिक्यूलर मेथड में आएगा पीसीआर, इसमें डिटेक्ट क्या करेंगे, तो पीसीआर में डिटेक्ट करेंगे अपन आर एस एंड आर एल जीन। इसमें एक चीज़ और है विच इज़ ब्लड कल्चर। तो कौन सा कल्चर का इस्तेमाल करेंगे अपन, इसमें कल्चर का इस्तेमाल करते हैं कास्टेडियन, कास्टेंडा कल्चर, इसको या फिर BHI अगारी बोलते हैं, और ब्रोथ,
ठीक है। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है उसको बोलते हैं स्पायरोकीटल इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? स्पायरोकीटल इन्फेक्शन। स्पायरोकीट्स जो होते हैं उससे होता है तुम्हारा लेप्टोस्पायरोसिस। तो बात करते हैं अपन किसकी? लेप्टोस्पायरोसिस की। लेप्टोस्पायरोसिस में क्लासिफिकेशन देखेंगे तो दो मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मेनली अपने को दो टाइप्स के याद हैं स्पीशीज की जो कि अपन बताएंगे, विच इज लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोगेंस इंटेरोगन्स एंड सेकेंड इज लेप्टोस्पायरोसिस बाइफ्लेक्सा। लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोगेंस एंड लेप्टोस्पायरोसिस बाइफेक्सा। बात करते हैं एपिडेमोलॉजी की। तो एपिडेमोलॉजी ये कहती है कि भैया कैसे तुम्हारा ये फैलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, ये सारी बातें हम करते हैं। वापस आ जाओ इसमें। ये देखो ये तुम्हारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ये मिलता है तुमको सॉइल्स में। यस, जो आदमी ज़्यादा ज़्यादा धूप ज़्यादा उसमें रहता है, मॉइस्ट मॉइस्ट सॉइल्स में मिलता है। और कंटेमिनेटेड एनिमल यूरिन, वेट सरफेस, इन सारी जगह पे ज़्यादा मिलता है। रखना मॉइस्ट सॉइल और वेट सरफेस। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और अगर तुम्हारा डायरेक्ट यूरिन या फिर डिस्चार्ज ऑफ कंटेमिनेटेड, डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, अगर इन्फेक्टेड एनिमल से डिस्चार्ज से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए तो भी तुमको ये हो सकता है। दिस आर टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट मतलब मॉइस्ट सॉइल्स या फिर तुम्हारा वेट सरफेस जो कि कंटेमिनेटेड डिस्चार्ज से हुआ है किसके? इन्फेक्टेड एनिमल के, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए तुम्हारे इन्फेक्टेड एनिमल के डिस्चार्ज से। देन इज सोर्स। सोर्स क्या है? तो रखना हंड्रेड्स ऑफ एनिमल, हंड्रेड्स ऑफ एनिमल होते हैं इसके। और मेनली क्या होता है? सो मेनली इज रेट्स, डॉग्स, कैट्स, जितने एनिमल सब डाल दे तू। रेड डॉग कैट, गाय डाल दे, कैटल्स, है ना, बस ये सारे डाल दे। देन टॉक अबाउट सीजनैलिटी। तो प्री मानसून होता है, प्री मानसून और मानसून में बहुत ज़्यादा होता है ये। प्री मानसून एंड मानसून, प्री मानसून एंड मानसून। एक काम करो, एक और चीज़ लिख दो, पोस्ट मानसून प्लस पोस्ट मानसून, गलत नहीं होगा। प्री मानसून, मानसून और पोस्ट मानसून तीनों में मिलेगा। रिस्क फैक्टर बात करें तो रिस्क फैक्टर में आता है अपना भैया, ये फैलता है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, पहला रिस्क फैक्टर। दूसरा इज अर्बन, अर्बन एंड रूरल स्लम एरिया। तो स्लम एरियाज होते हैं जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती और कहीं भी एनिमल कुछ भी करता रहता है, वहाँ पे तुम्हारा फैल सकता है। एंड तीसरा इज रेनफॉल एंड फ्लड्स, रेनफॉल एंड फ्लड्स। ये हो गए रिस्क फैक्टर, लो सोशोनॉमिक स्टेटस, अर्बन एंड रूरल स्लम एरिया और रेनफॉल एंड फ्लड। देन एक और इसमें बात आती है जो लिखी नहीं गई है, इट इज़ जोग्राफी। इसकी ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, इसकी अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो याद रखना लेप्टोस्पायरोसिस वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। ये लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, तो वर्ल्ड वाइड है तो कहाँ कहाँ मतलब हिंदुस्तान में ही मिलेगा? यस, हिंदुस्तान में ही मिलता है। और कहाँ कहाँ मिलता है? तो अंडमान निकोबार में मैक्सिमम मिलता है। अंडमान निकोबार इन इंडिया, अंडमान निकोबार इन इंडिया। और उसके अलावा जो जो तुम्हारे कोस्टल रीजन है, जैसे कि महाराष्ट्र मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कोस्टल स्टेट्स जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारी बात। और गोवा भी हो गया, वहाँ पे मॉइस्चर रहती है। समंदर, जहाँ समुंदर वहाँ मॉइस्चर तो होगी ना, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। और इंडिया में एक स्पीशी बहुत कॉमन है, इट इज़ लेप्टोस्पायरोसिस अंदमाना, अंदमाना, लेप्टोस्पायरोसिस अंदमाना, जो कि अंडमान निकोबार के नाम पे रखा गया है क्योंकि वहीं पे मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में इसके अलग दो फेजेस आते हैं। एक होता है पहला विच इज सेप्टिसीमिक स्टेज, और दूसरा होता है अपने पास इट इज़ इम्यून फेजिक स्टेज या इम्यून फेजिक। सबसे पहले आता है सेप्टिसेमिक स्टेज। तो व्हाट इज सेप्टिसेमिक स्टेज? आफ्टर द एंट्री, मतलब एक बार तुम्हारा एंटर हो गया लेप्टोस्पायरोसिस तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा तुम्हारे कंजक्टाइवा या फिर ओरल कैविटी में। कहाँ जाएगा? कंजक्टाइवा या फिर ओरल कैविटी में। इसके अलावा वो जाता है स्किन पे। कौन सी स्किन? एब्रेडेड स्किन, मतलब वो स्किन जो थिन हो सकता है, थिन हो सकता है कि या तो बर्न स्किन हो, वो स्किन जिसमें परमेबिलिटी अच्छी हो उसको बोलते हैं एब्रेडेड स्किन। नेक्स्ट इज लेप्टोस्पायरोसिस इंट्रोजेन जो होता है वो स्पिल ओवर द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है और फिर उसके बाद में वो वेरियस ऑर्गन में आता है, जैसे कि अपना ब्रेन, लीवर, लंग, हार्ट और किडनी, इन सब में चले जाएगा। पहले कहाँ जाएगा? पहले जाएगा वो अपने ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से हो जाएगा अपना हार्ट, लीवर, किडनी में। इसके अलावा ये वेस्कुलर डैमेज भी कॉज करता है, ऑल्सो कॉजेज वेस्कुलर डैमेज, वेस्कुलर डैमेज भी कॉज करेगा। अब भैया ऑर्गन में पहुंच गया। अब आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज इज व्हाट? इम्यून फेज। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे कि ऐसी एंटीबॉडी जो डेवलप होती है स्पायरोकिट्स के, तो वो डिसअपियर होते हैं फ्रॉम द ब्लड, डिसअपियर होते हैं फ्रॉम द ब्लड। और
एंटीजन एंटीबॉडी को वो डिपॉजिट हो जाता है वेरियस ऑर्गन्स में। याद रखना क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे तुम्हारा एंटीबॉडी निकली, जो ऑर्गन में वो था वहाँ पे गई, वहाँ से उसका ऑर्गन को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के ऑर्गन में स्टोर करके रखा है, डिपॉजिटेड इन ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन, ठीक है। और इसी कारण से जो किडनी है, किडनी में एक कंडीशन होती है, इट इज़ रीनल कोलोनाइजेशन। रीनल कॉलोनाइजेशन मतलब क्या होता है, किडनी के अंदर है ना इसकी कॉलोनीज बन जाती है अगर ज़्यादा लेप्टोस्पायरोसिस किडनी में इफेक्ट करता है तो। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, वही कहाँ पे बनती है तो देखना पीसीटी में बनती है। नेक्स्ट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं इसके लेप्टोस्पायरोसिस के। द इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 10 days, मतलब 10 days जनरली होता है इसका, विच इज़ 1 to 30 days। एक दिन में भी इसका इफेक्ट दिख सकता है और 30 दिन बाद भी दिख सकता है, लेकिन दिखेगा जरूर अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 दिन से लेकर 30 दिन तक होता है। हो सकता है कि 4 दिन में भी इंक्यूबेशन हो जाए इसका, हो सकता है कि 10 दिन बाद भी ना हो, सिंपल। तो 10 दिन में लेकर चलते हैं अपन जनरल में। मैनिफेस्टेशन जो होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। पहला होता है माइल्ड और दूसरा होता है विल डिसीज। अब सुनना क्या होता है माइल्ड और क्या होता है विल डिसीज। बात करते हैं अपन माइल्ड एनी सिट्रिक एनी आइक्ट्रिक, ये जो ना आइक्ट्रिक है मतलब इक्टेरिक, यस इक्टेरिक, सुनना आगे आएगा धीरे धीरे। फेब्राइल इलनेस क्या होता है 90% ऑफ पीपल में, 90% ऑफ पेशेंट्स में ये जो सेप्टिसिमिक फेज होता है ये एक बाईफेजिक होता है, मतलब इसमें ही मेनली डिसीज दिखने लग जाती है, जो कि इसके बाद इम्यून फेज आ जाता है। तो इसमें ही मेनली जो सिम्टम्स वो दिखने लग जाते हैं। कौन कौन से दिखेंगे क्या रखना, फ्लू लाइक इलनेस दिखेगा पहली चीज़ विथ फीवर, फ्लू लाइक इलनेस विथ फीवर, चिल्स, इसको हाईलाइट करते चलो, यस। तो भैया फीवर आएगा, चिल्स, हेडेक, कंजेनाइटल वो है ये कंजेनाइटल सफ्यूजन, देन नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड माइलेजिया, ये सब इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विल डिसीज। अब विल डिसीज क्या होती है, अगर ये हिपैट यानी कि लीवर, रीनल यानी कि किडनी में अगर ये कॉज कराता है ब्लड यानी कि हिमरेज कॉज कराता है तो क्या होगा, सिर्फ 10% पेशेंट्स में ये कॉज होता है, जो कि टिपिकल होता है। और ये फर्टिलिटी रेट मतलब ये जो होता है ये फैटल होता है किसके लिए, अपनी बॉडी के लिए, 5 से 15% तक, ठीक है, सिंपल है। विल डिसीज जो होती है वो सीवियर होती है, इसमें एक तरह की इलनेस दिखाती है, मतलब जॉन्डिस वाली कंडीशन दिखाता है ये, पेनलेस हो सकती है बॉडी में, ठीक है। और क्या हो सकता है, पेलनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है इंसान को, वॉमिटिंग उसका हो सकती है, एब्डोमिनल पेन उसको हो सकते हैं, उसको बोलते हैं लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि कॉमन है अपने इंडिया के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट टॉक अबाउट द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। सो लैब में क्या कराएंगे, पहले स्पेसिमेन लेंगे। क्या स्पेसिमेन लेंगे अपन, ब्लड और यूरिन, ब्लड एंड यूरिन लेंगे, ठीक है। ब्लड और यूरिन से क्या कराएंगे, माइक्रोस्कोपी कराएंगे इसकी। माइक्रोस्कोपी में क्या रिवील होगा, याद रखना, रिवील्स स्पाइरली कॉइल्ड बेसिला, स्पाइरली कॉइल बेसिला दिखती है इसमें। इसमें पता है इसमें खास बात है कि जो लेप्टोस्पायरोसिस है और जो तुम्हारा ब्रियोलिस है, आगे जाएगा ब्रियोलोसिस, तो ब्रियोलोसिस और लेप्टोस्पायरोसिस दोनों के दोनों स्पायरोकिट से होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो तुम्हारा ब्रियोलोसिस है उसमें जो पैथोजन है या जो तुम्हारा बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें स्पायरल जो होते हैं वो नहीं होते, दैट्स वाई इसमें स्पायरल होता है, इसलिए स्पायरल इज इंपॉर्टेंट। स्पायरली कॉइल्ड बेसिला है, इसमें दिखेंगे, ठीक है। और जल्दी बताओ। और करेक्टरिस्टिक इसके ये रहेंगे कि इस बेसिला में एक अम्ब्रेला शेप के हैंडल्स बने होंगे, अम्ब्रेला हुक हैंडल्स बोलते हैं उनको, अम्ब्रेला शेप हैंडल्स, अम्ब्रेला शेप हैंडल बने होंगे, इसको अपन अम्ब्रेला हुक हैंडल्स बोलते हैं। देन वी टॉक अबाउट द आइसोलेशन। सो आइसोलेशन किससे करेंगे, आइसोलेशन वी कैन डन विथ कल मीडिया। कौन सा मीडिया होता है इसमें, याद रखना, EMJH मीडिया। उसके अलावा कोरोटकॉफ मीडिया। इसके अलावा एक और मीडिया होता है, इट इज़ फ्लेट्स्चर मीडिया, ये 3 मीडिया इसका इस्तेमाल होते हैं। देन वी टॉक अबाउट द सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में अपन करेंगे एलाइजा एंड ICT। देन वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मेथड, मॉलिक्यूलर में PCR, ठीक है। और इसमें कौन सी जीन पता करेंगे, तो याद रखना इसमें पता करते हैं अपन 16S जीन, उसमें कौन सी पता कर रहे थे, RRL एंड RRS जीन। देन वी टॉक अबाउट बोरिलियोसिस। सो बोरिलियोसिस इज कॉज्ड बाय बोरिलिया। बोरिलिया जो होता है वो एक लार्जर स्पायरोकेट होता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे लेप्टोस्पायरोसिस में, उसमें छोटे मतलब छोटे नहीं, स्पायरल्ड, पतले और स्पायरल्ड थे, कौन, स्पायरोकेट। सेम अगर इसकी करेंगे तो वो इसमें लार्जर भी होते हैं स्पायरोकेट्स, प्लस नंबर ऑफ स्पायरल्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो एक वॉर्म लाइक अपीयरेंस देते हैं ये। मोस्ट स्पीशीज होती है बोरिलिया की वो कमेंसल्स होती है, यानी कि नॉर्मली प्रेजेंट होती है अब अपनी बॉडी के अंदर बक्कल और जेनिटल म्यूकोसा पे। देन वी टॉक अबाउट द पैथोजेनिक
जो ये पैथोजेनिक मैन्स होते हैं इनमें 2 स्पीशीज कॉज करती है। पहली बोरेलिया रिकरेंटिस एंड सेकंड इज बोरेलिया बर्गो बर्गो और बगडोफेरिस। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है, लेकिन जो भी है यही है और ये इंपॉर्टेंट है, यही वाला इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, बोरेलिया ब्रग डोर फेरिस, बोरेलिया बगडोर फेरिस। शिट, कोई बात नहीं, अरे यार, बगडोर फेरिस। हाँ, देन वी टॉक अबाउट द रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर कॉज बाय मतलब रिलैप्सिंग फीवर जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, रिलैप्स यानी कि रिकरेंट। सो रिकरेंट फीवर होते हैं इसमें, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ फीवर। नॉन स्पेसिफिक होता है और किससे कॉज होता है, तो ये कॉज होता है बोरेलिया रिकरेंटिस से, जो कि तुम्हारा एपिडेमिक होता है। एंडेमिक की बात करेंगे तो अलग अलग टाइप से हो सकता है, फॉर सपोज द बोरेलिया डुटोनी एंड बोरेलिया हरमिनसी। इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ बोरेलिया रिकरेंटिस, क्योंकि इससे एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर हो रहा है और ये कॉज होता है लाउस से और ये कॉज होता है टिक से। दोनों के वेक्टर्स भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होगा, अगर बात करेंगे अपन एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर की, तो मैंने अभी बताया कि जब लाउस अपनी बॉडी के ऊपर है और फॉर सपोज कि उसके अंदर बोरेलिया है, तुमने उसको लाउस को पकड़ के घीस दिया, अपनी स्किन पे स्क्रैच कर दिया, तो क्या होगा, जो उसके बैक्टीरियाज हैं, जो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर बोरेलिया भी था, वो तुम्हारी स्किन सर्फेस पे आ गया और वो स्किन सर्फेस डायरेक्ट म्यूकोजा के अंदर चले जाता है। म्यूकोजा के अंदर जाके ब्लड स्ट्रीम में जाके मल्टीपल ऑर्गन में जाता है। सिंपली पैथोजेनेसिस है इसकी। एंडेमिक में क्या होगा, एंडेमिक में तुमको स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, टिक खुद ही आएगा, तुमको बाइट कर देगा और तुम्हारी बॉडी के अंदर बोरेलिया डिटोनी जैसे अलग अलग या हरमेंसी जैसे अलग अलग डाल देगा। नेक्स्ट वी अबाउट व्हाट आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल में आता है कि ये जो होता है ये एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों में सेम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करता है। फॉर सपोज रिकरेंट फेवरल एपिसोड्स, बताया था मैंने, बार बार बुखार आता है, लेकिन बार बार क्यों आता है, इसका भी रीज़न होना चाहिए। बार बार क्यों आ रहा है, इसका भी रीज़न होना चाहिए। तो इसका रीज़न होता है, देखो क्या होता है कि जब तुम्हारा बोरेलिया बॉडी के अंदर आता है, बोरेलिया जब बॉडी के अंदर आता है तो ये एंटीजेनिक वेरिएशन शो करता है। क्या शो करता है, सॉरी, एंटीजेनिक वेरिएशन शो करता है। एंटीजेनिक वेरिएशन शो करने के कारण इसके जो एंटीजन होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। क्या क्या होते हैं, बार बार चेंज होते हैं। अब बार बार चेंज हो रहे हैं एंटीजन, तो जो फिक्स एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाती। जब एंटीबॉडी एक्ट नहीं कर पाएगी तो बार बार तुम्हें इसका प्राइमरी अकरेंस दिखती है। सेकेंडरी अकरेंस में क्या होता है कि आईजीजी एंटीबॉडी हाइपर एक्टिव दिखाती है, पूरे को खत्म कर देगी, लेकिन इसमें पॉसिबल ही नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि जो एंटीजन है वही चेंज हो जाता है सेकंड बार में। ठीक है, तो ये भैया रिकरेंट फेवरल एपिसोड ऐसे आते हैं। हीमरेज की बात करते हैं तो हीमरेज क्या होते हैं, इसमें एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से खून आना, एपिस्टेक्सिस होता है। और पैटिचे क्या था, पैटिचे और एक होता है एस्कार और एक और होता है, इट इज़ द पैटिचे, हेमरेज और एस्कार, तीन चीज़ होती है। तीनों में अपने अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, याद रखना। देन पैटिचे, एस्कार, एपिस्टेक्सिस। ठीक है, ये भैया इसका हेमरेज हो गया। देन वी टॉक अबाउट द न्यूरोलॉजिक फीचर्स। तो न्यूरोलॉजिक फीचर में आता है मेनिनजाइटिस। जो लेबोरेटरी में करेंगे तो मॉलिकुलर मेथड में आता है अपना कौन सा, पीसीआर। सेम आता है, कौन, पीसीआर आता है मॉलिक्यूलर मेथड में। ठीक है, कल्चर देखेंगे तो कल्चर कौन कौन से होते हैं इसके बोरेलिया के, जो बोरेलिया होते हैं वो कल्चर फेल हो जाते हैं। बोरेलिया कभी डिटेक्ट नहीं होता कल्चर से, आइसोलेशन से कभी इसको पता नहीं जा सकता। देन वी टॉक अबाउट लाइम डिसीज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है लाइम डिसीज पे। लाइम डिसीज का एजेंट कौन है, बोरेलिया बर्गोडोफेरी बताया था मैंने। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड यूएस है, यूएस में वाइड स्प्रेड फैला हुआ है ये। और ये रोडेंट्स क्या है, चूहे। और डियर क्या है, चूहे मतलब जो भी तुम्हारे ऐसे घूमते हैं रोड पे, रोड छाप, उनको बोलते हैं रोडेंट्स। ठीक है, और डियर मतलब तुम्हारे क्या बोलते हैं, हिरन। ठीक है, मेन रिजर्वेयर होते हैं। देन इट ट्रांसमिटेड बाय टिक बाइट से ये ट्रांसमिट होते हैं। देन वी टॉक अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे इसे 3 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है, जब वो लोकलाइज इन्फेक्शन होता है, जब वो जैसे वो एंटर करता है, सो आफ्टर एन पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ 3 to 32 डेज, 3 से 32 दिन के बाद में तुम्हें क्या दिखता है, इसका लोकलाइज इन्फेक्शन दिखता है। देन वी डेवलप टिक बाइट डेवलप होता है, जहाँ पे टिक बाइट हुई थी वहाँ पे एर्दिमा हो जाता है। क्या हो जाता है, एर्दिमा हो जाता है, एर्दिमा माइग्रेन बोलते हैं उसको। देन और ये मेनली कहाँ होता है, थाइस पे होता है, मेनली कहाँ होता है, थाइस पे होता है। मेरे को स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में कि ये हिमेटोजेसली अलग अलग साइड पे जाता है, हिमेटोजीनियसली मतलब जहाँ भी जाएगा वहाँ पे लीजन्स कॉज कराएगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ पे क्या कॉज कराएगा, लीजन्स कॉज कराएगा। एंड वी टॉक अबाउट थर्ड इज
इज अर्थराइटिस, लाइम अर्थराइटिस होता है। लाइम अर्थराइटिस में मेनली अपना नी जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, थैंक यू।